इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन के साथ जोड़ छोड़ा था कि क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबलाइजेशन को सही मायने में क्रॉस कंट्री गुड्स का, आइडियाज़ का, पीपल का, इन्वेस्टमेंट का, एक्सचेंज का आधार बना रही हैं, या फिर ग्लोबल मार्केट को अपनी एडवांसमेंट और अपनी डेवलपमेंट के लिए एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन को किस मैनर में प्रमोट किया जा रहा है, इस क्वेश्चन पे हमने आपको छोड़ा था। हम उसी क्वेश्चन के हिसाब से आज आगे बढ़ेंगे भी। और आज हम अपने टॉपिक में जिस टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो ये है, दैट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन। इससे ये तो तय हो गया कि ग्लोबलाइजेशन कोई दानव नहीं है, इट इज़ नॉट द डेमन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हमें चाहिए। ज़रूरी है कि हम ग्लोबलाइजेशन के स्वरूप को सुधारें, यानी कि जो उसकी इस समय फॉर्म है, जो उसका कैरेक्टर है, हम उसको फाइन ट्यून करें, उसको बेटर करें, उसकी कमियों को दूर करें। पर एक सच है, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन आज का सत्य है, आप उससे मुख नहीं मोड़ सकते। वैश्वीकरण है और आगे होके रहेगा। तो फिर बेहतर है कि जो राज्य हैं, अलग अलग मुल्क हैं, वो अपनी नीतियों में ऐसे परिवर्तन लाएं कि वो बाज़ारों को, मार्केट को, ग्लोबलाइजेशन को अपने देश के सभी समुदाय, ऑल द कम्युनिटीज़, सभी वर्ग, ऑल द सेक्शंस, सभी क्षेत्र के लाभ में परिवर्तित कर दें। ग्लोबलाइजेशन से बच नहीं सकते आप, राज्यों पर अब जिम्मेदारी अधिक है। अमूमन ये कहा जाता है कि मार्केट को अपना रोल प्ले करने दीजिए, गवर्नमेंट, स्टेट जो है वो पीछे हो जाए, इकोनॉमी को डिसाइड करने की जिम्मेदारी बाज़ार को दे दीजिए, डिमांड और सप्लाई सब तय कर लेगा। ये हमने देखा, भारत में लिबरलाइजेशन हुआ और विश्व भर में ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो हमने ये देखा कि दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं, भारत में भी, कि इनइक्वलिटीज़ बढ़ी हैं, जॉबलेस ग्रोथ हुई है। जहां एक तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े हैं, वहीं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट सफ़र हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट चूक गई है, एग्रेरियन सेक्टर मार्जिनलाइज हुआ है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेनिफिट मिला है। वुमेन सफ़र हुई है, कैजुअल लेबर का फेमिनाइजेशन हुआ, महिलाओं को रोज़गार मिला लेकिन कैजुअल लेबर की फील्ड में, जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसका। तो हमने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन ने इन परिस्थितियों को पैदा किया। तो इसका मतलब आज की डेट में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर है कि अब वो नहीं रही कि वो खुद से प्रोडक्शन करे, खुद से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करे, बट आज उसकी ज़िम्मेदारी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो जो फोर्सेस प्रोडक्शन कर रही हैं, उन फोर्सेस को इस मैनर में फैसिलिटेट और रेगुलेट करे कि उस प्रोडक्शन का लाभ सब तक पहुँचे। मार्केट का एक प्लेस है आज की इकोनॉमी में, तो सरकारों की भूमिका है मार्केट को उसके प्लेस पे रखना। आई बात समझ में? तो इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे आ सकती है, आप पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव करिए, और हम उस प्रश्न को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब हम फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वक्तव्य मैटर करता है। वो क्या है? वो कहते हैं कि जो उनका प्राइमरी कंसर्न है, इट इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न्स आर दैट ग्लोबलाइजेशन शुड बेनिफिट ऑल कंट्रीज and should raise the welfare of all the people throughout the world. This implies that it should raise the rate of economic growth
in poor countries and reduce world poverty, and that it should not increase inequalities or undermine socio-economic securities within countries। जिन मुल्कों में सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के प्रोविजंस रखे गए हैं, चाहे एजुकेशन दी जा रही है फ्री में, चाहे पीडीएस सिस्टम के वाया लोगों को फूड दिया जा रहा है, चाहे ही सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, इन सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को बंद करने की कोशिशें ना हो, इसको चलते रहने दिया जाए, इनइक्वालिटीज़ को बढ़ने ना दिया जाए, गरीब मुल्कों की भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और विश्व भर में गरीबी कम हो। अगर ये सब हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर के तमाम लोगों को उभारने में, स्वतंत्रता देने में सफल हो रही है, सबका विकास हो रहा है। तो सबका विकास, सबका विश्वास, ये ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन का ये मंत्र होना चाहिए। अब ऐसे में महात्मा गांधी का एक विचार महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर की गरीबी, बीमारियां, अशिक्षाएं दूर करने के लिए, द पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी दूर करने के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त हैं समाज में, संसाधन की कमी नहीं है। उसके तहत उन्होंने ये एक वक्तव्य दिया। वो कहते हैं कि देयर इज़ इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबडीज़ नीड। सबकी ज़रूरतों के हिसाब से चलें तो संसाधन फिर पूरे हैं, बट देयर कैन नॉट बी इनफ फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। पर अगर कोई व्यक्ति इस दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, एनक्रोच करता है, स्वयं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रिसोर्सेज अपने लिए ही हार्नेस करता है, अपनी भूख को मिटाना चाहता है, अपने लिए लग्जरियस लाइफ चाहता है, बाकी समाज गया भाड़ में, तो इसके लिए फिर रिसोर्सेज इनफ कभी भी नहीं होंगे। जंगें चलती रहेंगी, लड़ाइयाँ लगी रहेंगी, समाज में कलेश बना ही रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये कोड दे दिया जाए और ऐसे के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये कोड दे दिया जाए और एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो बड़े सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सब्जेक्ट हम जब कर रहे हैं, तो बड़े सब्जेक्ट करने का ये लाभ होता है कि बाकी सब्जेक्टों में तो हेल्प करता ही करता है। जो क्वेश्चंस आपके शोध को जज करते हैं, आपके अध्ययन को जज करते हैं, उन क्वेश्चंस में भी, उन क्वेश्चन पेपर्स में भी ये हेल्प करता है। जैसे ऐसे का पेपर है और एथिक्स का पेपर है, ये आपके व्यक्तित्व को जांचते हैं, आपके कैरेक्टर का एवेल्युएशन करते हैं, आपकी गहराइयाँ मापते हैं और आपकी रेलेवेंस टू द सोसाइटी, आपकी समझ को समझते हैं। उन प्रश्नों में ये सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं आपको सब्सटेंस प्रोवाइड करके। ओके, दैट इज़ द रूल। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसी है? पहला है टॉपिक द एजेंडा फॉर फेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक हो बेटा, जोश में हो? चलो अच्छी बात। तो पहला टॉपिक क्या है अपना? एजेंडा फॉर फेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फेयर ग्रोथ मस्ट बी फेयर एंड ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव। इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम उस दिन। ये कैसे? अभी ये बताते हैं कि ये तो क्लियर था भारत में जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो रहा, तो ये क्लियर था कि इसके एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट होगा, क्लोजर्स होंगे, पब्लिक सेक्टर पीछे की ओर खींचेगा, तो इसका प्रभाव तो लोगों के रोज़गार पर पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती परिस्थिति ऐसी बने कि गरीबी भी हो। तो इसको काउंटर करने के लिए प्रावधान बनाए गए। जैसे उस समय में एक फ़ंड किया गया था तैयार, जिसे नेशनल रिन्यूएबल फंड कहते थे, NRF। उस नेशनल रिन्यूएबल फंड के भीतर ये प्रोविज़न रखा गया कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत VRS के अंदर आपको एक लमसम अमाउंट पे की जाएगी, वो इस NRF से पे की जाएगी। NRF का एक रोल ये था, और दूसरा रोल NRF का था कि आपकी रीट्रेनिंग की जाएगी।
बदलती तकनीक, बदलते हुए उद्योग धंधे के मुताबिक आपको हम रीट्रेंड करेंगे ताकि आप काम पे रीडिप्लॉय हो सकें, मतलब आपको रोज़गार भी फिर मिलेगा। तो डाटा बताता है कि नेशनल रिन्यूएबल फंड का 93% अमाउंट सिर्फ वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम के खर्चे में ही निकल गया। जो उसके दो महत्वपूर्ण बाकी एजेंडे थे, रीट्रेनिंग और रीडिप्लॉयमेंट, वो उस पर कोई फोकस ही नहीं हुआ। तो इससे ये हुआ कि एक बड़ा वर्ग उस समय में ग्लोबलाइजेशन के तहत जो नई तकनीक और नए उद्योग आए, उसमें रोज़गार अपने लिए ढूंढ नहीं पाया और वो एक बार की रकम लेकर के डिसफंक्शनल हो गया, एक तरह से बेरोज़गार हो गया और उसकी वह रकमें, वह कीमतें उसके गुजारे लायक ही पर्याप्त थीं, फर्दर उसका कोई निर्माण हो नहीं पाया, तो वो सफ़र हुआ। दूसरी तरफ ये प्रयास किए गए थे कि लोगों की एसेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल करते रहेंगे, जिसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस पे फोकस किया गया था कि पीडीएस के माध्यम से आपको खाद्य पदार्थ मिलते रहेंगे, फूड ग्रेन्स आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे कंट्री के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो गरीबी आती है, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप कम से कम लोगों की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। तो उसके तहत भी ये बताया गया कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में ये पाया गया कि बहुत सी लीकेजेस थी, बहुत से वेस्टेजेस थे और कई बारी टारगेटेड ग्रुप्स जिन तक वो पहुंचनी चाहिए वो ही चूक जाते थे। अनाज होर्ड किया जाता था, जितना उनका अनाज पे अधिकार बनता उतना उनको मिलता नहीं था। तो यह लाभ भी उन्हें उभार नहीं पाए ग्लोबलाइजेशन की मार से, क्योंकि साथ ही बीमारियां थीं, बीमारियां भी साथ में ही थीं। शिक्षा महंगी होती जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, कृषि क्षेत्र का, जब मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती है? ग्रामीण के साथ मैं कह दिया करूँ कि रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और अधिकतर लोग रोज़गार इसी क्षेत्रों में था। तो लोग अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में कंटिन्यूसली इंडल्ज ही रहे उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो सरकारी योजनाओं के द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में जो ग्रुप हमेशा हार्डवर्क करते रहे, हमेशा मेहनत करते रहे खुद को गरीबी रेखा में आने से बचाने के लिए, ऐसा पाया गया कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में सरकारों के पीछे हट जाने के कारण इन सब बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में जो महंगाई आई और इनकी सप्लाई में जो कमी आई, उसके कारण वो निरंतर मेहनत करने वाला समुदाय कि मैं कहीं गरीबी रेखा में न चला जाऊं, के भी जो अब तक के गेन थे, जो अब तक के उसके प्रयास थे, वो विफल हुए और वो भी उस चपेट में आ गए, बच नहीं पाए। तो ये माना गया कि ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन की इस वेव ने एक अच्छी ग्रोथ रेट अचीव की, पर वो एक्सक्लूसिव रही, इंक्लूसिव नहीं रही। ठीक इसीलिए ये जो एजेंडा था ग्लोबलाइजेशन का, ये बहुत बड़े वर्ग के लिए अनफेयर हो गया, ये फेयर नहीं रह पाया। वो डिसफंक्शनल हो गए, नई तकनीक के साथ बदल नहीं पाए, जिन क्षेत्रों में अधिक रोज़गार था वहाँ निवेश नहीं गया, जो वर्ग दिन रात कार्य करके खुद को बचा रहा था कि मैं कहीं मार्जिनलाइज ना हो जाऊं, सरकारों के पीछे हटने की वजह से और सप्लाई मैकेनिज़्म और योजनाओं में के क्रियान्वयन में समस्या, एग्जीक्यूशन में इश्यूज़, करप्शन, इन सब कारणों से योजनाओं के लाभार्थी सही मायने में लाभ नहीं ले पाए और वो खुले बाज़ार की चपेट में आए। चाहे औषधियों की बात हो, दवाइयों की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, और इस चीज़ ने फिर उन्हें मार्जिनलाइज कर ही दिया। तो मार्जिनलाइजेशन बढ़ा, असमानताएं बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, इसलिए ये अनफेयर और एक्सक्लूसिव ग्रोथ हुआ। एजेंडा है इसे फेयर और इंक्लूसिव बनाने का, तभी ये माना जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन का कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है। विश्व स्तर पर यह देखा गया कि ग्लोबलाइजेशन ने, अगर हम वियतनाम, चीन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ें, तो बाकी तमाम मुल्कों में
स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को जैसे ही हमने मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में बदला, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को जब हमने खुले बाज़ारों में बदला है, तो उसके सीधे नतीजे ये निकल कर के आए कि असमानता और गरीबी बढ़ी है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है। अगर हम कुछ मुल्कों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर यही देखने को मिला। और फिर इसी से ये नतीजा निकल कर के आता है कि जो विश्व स्तर पर गरीब हैं, पिछड़े मुल्क हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको इस वैश्वीकरण से सबसे अधिक नुकसान पहुंचा, सबसे ज़्यादा लॉस उन्होंने बेयर किया। क्योंकि जब भी असमानताएं बनेगी, आज भी एक नई परिस्थिति बन रही है। अभी 3-4 दिन पहले का एक आर्टिकल था, मैंने आपको भेजा था कि विश्व स्तर पर इनइक्वालिटी ग्रो कर रही है। और उसका रीज़न उन्होंने क्या दिया कि इस समय इनइक्वालिटी का कारण ये नहीं है कि गरीब और गरीब हो रहा है, उसका कारण इन्होंने ये दिया कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, वो बहुत अमीर हो रहा है। यानी कि जो नई वेल्थ क्रिएट हो रही है उसमें मैक्सिमम शेयर पहले उनका है जो पहले से ही एडवांटेजियस है। यानी कि जो न्यू वेल्थ क्रिएट हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं हो रहा है सभी वर्गों में, इसलिए गरीब और गरीब हो रहा है। इसकी वजह से असमानता बढ़ नहीं रही है, गरीब वहीं का वहीं है, मतलब जिसकी जो इनकम लेवल था वो वहीं है, लेकिन जो अमीर वर्ग है वो फिर बहुत तेज़ी से अमीर हो रहा है, सुपर रिच क्रिएट हो रहे हैं दुनिया भर में। इसलिए आपने पिछले कुछ समय के दौरान इंस्टाग्राम की कहानियों में या यूट्यूब के क्लिप्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा, कुछ लोगों को चुन के बैठाया जाता है गद्दी पर और पूछा जाता है कि इनसे पूछो 100 करोड़ की कंपनी कैसे हो गई आपकी, 800 करोड़ के कैसे हो गए आप, 1000 करोड़ के कैसे हो गए आप। ये देखना ज़रूरी है कि जब वो 100 करोड़ के हो रहे हैं तो वो कितनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी उस कंपनी में कितने लोग और प्रगति में आ गए हैं या उनका आर्थिक स्तर कितना बेहतर हुआ, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कितना इम्प्रूव हुआ। तो ऐसे में जब हम इस यूनिकॉर्न कल्चर की बात करते हैं, 100 करोड़ से ऊपर वाले यह वर्ग, ये उद्योग धंधे, तो ये देखना ज़रूरी है कि अगर हम 40-45 यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, उन यूनिकॉर्न्स में डेवलप होने वाली इस वेल्थ का रियल डिस्ट्रीब्यूशन किस सेंस में हो रहा है, और या क्या वो एक परिवार या किसी व्यक्ति के हाथों में कंसंट्रेट तो नहीं हो रहा। हम एक नए तरह के ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में तो नहीं है जिसमें हम सुपर रिच क्रिएट करना चाहते हैं और हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसे हो जाएं। क्या उतनी इनफ वेल्थ है सोसाइटी के अंदर कि हर कोई उतना हो जाए, या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ या उतनी एडवांटेज में सब खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, बिजनेस स्ट्रेटजी वाइज, या ग्लोबल एक्सपोजर, या ह्यूमन बिहेवियर वाइज, क्या सबका उतना स्तर है कि वो सब उस चीज़ को प्राप्त कर जाएं? ये सवाल बनता है। जब हम देश के सामने प्रेरणा रखते हैं कि आपको इनकी ओर देखना चाहिए, तब दूसरा सवाल ये भी है कि जिनके सामने हम प्रेरणा रख रहे हैं, इंस्पिरेशन रख रहे हैं, हम उन लोगों की एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के लिए फिर फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं। होता ये है कि लोगों को इंस्पायर तो कर देते हैं हम, फिर उनमें एस्पिरेशन भी आ जाती है, लेकिन फिर एस्पिरेशन सक्सेस में तब कन्वर्ट होती है जब फैसिलिटेटिंग ग्राउंड हो। तो ये बड़ा पैराडॉक्स हो जाता है कि प्रेरणा के स्रोत तो बहुत पैदा किए जाते हैं, लोग प्रेरित भी हो जाते हैं, अब वो एस्पिरेंट हो चुके हैं, है कि नहीं, उनमें आकांक्षाएं आ चुकी हैं, लेकिन अब उन आकांक्षाओं को सफलता में बदलने के लिए साधन कहाँ हैं, रिसोर्सेज कहाँ हैं, क्या फैसिलिटेट किया आपने। इसमें मैं बात करता हूँ शिक्षा की, इसमें मैं बात करता हूँ लोगों की जेब में आमदनी, इसमें बात मैं करता हूँ देश में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कितना है, जिन क्षेत्रों में रोज़गार है उन क्षेत्रों का विकास कितना है, देश में कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है, मार्केट कितनी है। ये सारी चीज़ों पर हम प्रश्न करते हैं। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो फिर वहाँ से अब ये कहानी निकलती है कि अगर सही मायने में ग्लोबलाइजेशन आनी है तो उस ग्लोबलाइजेशन में यह चीज़ें तो मुख्य होनी चाहिए। पहले एक गवर्नेंस होनी चाहिए जो गुड गवर्नेंस हो। उसकी खासियत होती है, क्या होती है? गुड गवर्नेंस फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। आपके मौलिक अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को, सामाजिक बुनियादी अधिकारों को
वो हमेशा पूरा करने के प्रयासों में लगी रहती है। वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करती है, वो समानता लाने का प्रयास करती है। अगर गवर्नेंस इस कैरेक्टर में है तो उसे असमानता से हमेशा प्रॉब्लम होगी। वो इनइक्वलिटी के खिलाफ ऑलवेज वॉइस रेज करेगी, और जो वॉइस रेज कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करेगी और उसे काउंटर करने की कोशिश करेगी। वो ऑलवेज क्रिएट हो रही वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ लेकर के आती रहेगी। उसकी योजनाएं इस तरह से बनती ही रहेंगी कि हमारे देश में, नेशन में जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, इसका वितरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो। इसको बस ऐसा समझ लीजिए कि यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा तरबूज है और सामने लगभग 20 लोग खड़े हैं, तो बस आप इधर से सुदर्शन चलाइए और उसे छितरा दीजिए, सबके हाथ में कुछ ना कुछ टुकड़े आ जाएंगे। तो इसी तरह से पॉलिसी मेकर होते हैं। यदि वेल्थ क्रिएट हो गई है तो उसे छितराना पड़ता है, यानी कि बिखराना पड़ता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके लिए सुदर्शन चलाने पड़ते हैं, और वो होती हैं योजनाएं जो उस वेल्थ को उन हाथों से निकाल के लोगों तक लेकर के जाए। पर ये आवश्यकता तो किसी सरकार को, किसी राज्य को तब महसूस होगी ना, जब वहाँ पर मानव अधिकारों का कोई सम्मान हो, जब वहाँ पर मौलिक अधिकारों की कोई बात हो, जब गवर्नमेंट कम और गवर्नेंस ज़्यादा हो और सरकार का लोगों से सरोकार हो, जब कानून ही का राज हो, व्यक्तियों का ना हो, किसी विचार, किसी एक धर्म का ना हो, किसी एक पंथ का ना हो। जब सब समान होंगे राज्य की नज़रों में, कानून की नज़रों में, तो तब फिर कानून सबको समान अधिकार भी देगा विकास करने का, प्रगति करने का। और जब तक समानता नहीं आ रही है तब तक समानता लाने के लिए योजनाएं देता रहेगा। तो ये तब होगा। तो एक गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। अब अकेले गुड गवर्नेंस से बात नहीं बनती है, एक कैपेबल स्टेट होना ज़रूरी है। कैपेबल स्टेट क्या होता है? तो कैपेबल स्टेट होना ज़रूरी है जो आपको फैसिलिटेट करे कि आप सब विकसित हो सके। जैसे आपको बेहतर शिक्षा दे, इतना कैपेबल होना चाहिए स्टेट। आपको बेहतर हेल्थ प्रोवाइड करे, बेहतर सैनिटेशन, बेहतर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बेहतर यातायात के साधन, बेहतर विकास के, प्रगति के मार्ग दे। आपके सामने नई नई संभावनाएं ला करके रखे, विश्व स्तर पर अच्छे एग्रीमेंट करे, नई टेक्नोलॉजी का समावेश करे, यानी कि उसे इंक्लूड करे अपनी कंट्री की इकोनॉमी की प्रोग्रेस में, और आपको उसके लिए ट्रेंड करे। अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में खोले और आप वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो एक कैपेबल स्टेट भी चाहिए। जब तक कैपेबल स्टेट नहीं होगा, गुड गवर्नेंस की बातें किताबी रहेंगी, और किताबों से किसी का लाभ नहीं होता। आप संविधान के अंदर जितने भी अच्छे मौलिक अधिकार डाल दीजिए, उनकी मूल्य तब तक नहीं है जब तक उस संविधान में राज्य को दिशा निर्देश देने वाला एक चैप्टर नहीं है, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी आपके देश की आइडियोलॉजी है, जितने आप वाइज हैं, विजन वाइज, वो झलकता है आपके फंडामेंटल राइट में। लेकिन कितना सच बनाना चाहते हैं आप उन फंडामेंटल राइट्स को, कितना सही में लोगों को सशक्त करना चाहते हैं, वो झलकता है राज्य को दिए गए नीति और निर्देशों में। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में झलकता है कि संविधान राज्य को कैसे निर्देश देता है, कैसी नीतियाँ बने। तो एक तरफ बात स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने की हो रही है, एक तरफ नागरिकों को मजबूत करने की बात हो रही है फंडामेंटल राइट में। नागरिक तब तक मजबूत नहीं हो सकते फंडामेंटल राइट के माध्यम से जब तक राज्य नागरिकों को मजबूत ना करे, और वह राज्य किन्हीं नागरिकों को मजबूत नहीं कर सकता जो राज्य स्वयं मजबूत नहीं है, और जो राज्य ऐसी नीतियां अपनी मजबूती से नहीं बनाता जो नागरिकों की मजबूती का कारण बने। इसीलिए ही स्टेट के लिए भी कुछ है और नागरिकों के लिए भी कुछ है, दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये दूसरी चीज़ होनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नेंस बहुत गुड है, स्टेट बड़ा कैपेबल है, पर क्या कैपेबिलिटी आप में डेवलप करनी है, ये कैसे पता लगेगा? आपकी इच्छाएं जानना ज़रूरी है कि नहीं?
आपके विचार जानना ज़रूरी है कि नहीं? तो पीपल पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, लोगों को वॉइस देना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक राष्ट्र में सिविल सोसाइटीज़ का जन्म हो, अच्छी सिविल सोसाइटीज़ बने, अच्छे प्रेशर ग्रुप्स बने, डाइवर्स ओपिनियंस को, डाइवर्स व्यूज़ को नर्चर किया जाए। तो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, लोकतांत्रिक अधिकार और प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए, तो आपको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। आई बात समझ में? आप राज्य की नीतियों का क्रिटिसिज्म कर सकें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप अपनी इच्छाओं को लोगों के सामने रख सकें, आप जो बदलाव चाहते हैं देश में वो बतला सकें, गरीबी के आंकड़ों को लोग सरकार के सामने लाया जा सके, बेरोज़गारी के आंकड़ों को लाया जा सके, सरकार के नियमों का किस वर्ग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सरकार को इसके बारे में बताया जा सके, कौन सा वर्ग इससे पॉजिटिवली प्रभावित है ये बताया जा सके। और आम जनमानस की यह आवाज़ अखबार, मीडिया, NGOs, सिविल सोसाइटीज़ यही तो लेकर के जाती हैं सरकारों तक। आखिरी बार आपने सीधे सरकार से बात कब की थी बताइए? लेकिन हाँ, आप तक पहुंच रहे पत्रकारों ने, आपके लोकल काउंसलर, आपके MLA ने ज़रूर ये समझा सुना होगा कि आप किन बातों से परेशान हैं। ये सब सामाजिक संस्थाएं सरकार तक इन विचारों को ले जाती, तो यह भी ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ सिविल सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सिविल सोसाइटी बने और एसोसिएशंस खड़ी हों और बेहतरीन NGOs आएँ, ऐसा बहुत ज़रूरी है। तभी सरकार तक सही विचार पहुंचते हैं और तभी सरकार सही नीतियां बनाती है और फिर उन नीतियों का लाभ सब तक पहुंचे इसके प्रबंध करती है। स्टेट की कैपेबिलिटी, स्टेट की इनेबलिंग पावर और गवर्नेंस के कैरेक्टर में जो गुड वाला एलिमेंट है, इन सब का विकास तब होता है जब आपके विचार वहाँ तक जाते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है प्लेटफॉर्म्स। वर्कर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ताकि वो आपसी समस्याओं का हल कर सके, ताकि वो आपस में मिलजुल करके बैठ करके नीतियाँ बना सकें, कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिद्धांत हो, वर्कर अपने राइट्स को इंश्योर कर सके। कैसे? एक तो वर्कर के खुद के वर्कर राइट्स, दूसरे वर्कर के वर्क प्लेस में होने वाले राइट्स, द राइट्स ऑफ द वर्कर एट द वर्क प्लेस, एंड सेकेंड द राइट्स ऑफ द वर्कर इन इटसेल्फ। इन सब की बात हो सके, इसके लिए ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब चीज़ों को, इस माहौल को जन्म देना और बचाए रखना ज़रूरी है। इन क्षेत्रों में जब काम होगा तो ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली फेयर होगी और इंक्लूसिव होगी। बताइए ऐसा करने से होगी कि नहीं होगी? तो मुद्दा केवल ग्लोबलाइजेशन का इस तरह से नहीं है कि आप इसे इकोनॉमी के सेंस में ख़त्म कर दें। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा ये है कि समाज में यह प्रश्न खड़ा होना ज़रूरी है कि यदि हम वैश्वीकरण करना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, तो उसका उद्देश्य क्या है, एंड क्या अचीव करना है, उसके लिए मार्ग क्या पालन करना है, मीन्स कौन से फॉलो करने हैं। अगर योगदान है तो सबका है और फिर किसका कितना होना चाहिए, और अगर बलिदान देना है तो कौन देगा और सब देंगे तो कितना देंगे। ये प्रश्न खड़े होने ज़रूरी है। किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन के फ्री ट्रेड, फ्री कॉमर्स, टैरिफ फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ये जो एजेंडा है, ये सही मायने में किन मुल्कों को लाभ दे, इस पर बात होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टूल बनेगा, एक वेपन बनेगा किन्हीं मुल्कों को सशक्त करने के लिए और किन्हीं मुल्कों को अशक्त करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। और फिर ऐसे में मुल्कों से मुल्कों के बीच में एक सामंतवादी रिश्ते बनेंगे। द फ्यूडलिस्टिक पावरफुल वीकर कंट्रीज़ को, वीकर ग्रुप्स को डिक्टेट करेगा और वीकर ग्रुप्स फिर उन डिक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। फिर ऐसे में उस मुल्क की राजनीतिक संप्रभुता यानी कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कहाँ रह जाएगी, आप बताइए मुझे। ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में हम ये देख चुके हैं कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इरोड हो रही है। सरकारें मजबूर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की विशेष को अपने देश की नीतियां बनाने के लिए,
चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए अपने बाज़ार खोलना हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर ओपन करना हो, चाहे रिटेल सेक्टर ओपन करना हो, चाहे होलसेल सेक्टर ओपन करना हो, चाहे आपके अपने मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की वेव लाना हो, चाहे लिबरलाइजेशन की वेव लाना हो, चाहे आपके अपने मुल्क में जो सपोर्ट प्रोग्राम्स चलते हैं किसानों की मदद के लिए या उपभोक्ता की मदद के लिए, उनको वापस खींचना हो। आपके मुल्कों में जो नीतियां हैं आज के समय में, उन नीतियों के पीछे अगर हम कारण ढूंढें तो वो शायद किन्हीं की इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं किनकी हैं? जिन संस्थाओं से आपको मदद मिली है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप में इतनी अब क्षमता नहीं है कि आप अपने मुल्क में आने वाली वस्तुओं के खर्चों को उठा सकें। आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है नहीं, देश बैंकरप्ट हो इससे पहले आपको मदद चाहिए, और मदद देने वाले मदद अपनी शर्तों के साथ देते हैं, और वो शर्तें फिर आपके देश की नीतियों का आधार बनती हैं, और फिर आपके देश की नीतियां बनती हैं। और इससे ये उजागर होता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इकोनॉमी तो ग्लोबलाइज हुई, लेकिन सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटीज़ ग्लोबलाइज नहीं हो पाई। वो आज भी अपनी लोकल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं। सोसाइटी लोकल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, कल्चर लोकल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन की वेव फिर आधी अधूरी इसलिए मानी जाती है कि इसने सिर्फ इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, कम्युनिटी का ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाया। अगर कम्युनिटी का ग्लोबलाइजेशन होता तो गोल शेयर्ड होते, गोल कॉमन होते, बेनिफिट शेयर्ड होते, बेनिफिट कॉमन होते, फिर एक ग्लोबल विलेज होता, सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी ना होती। और ये नहीं हो पाया, और लोग इसलिए खुद को ठगा सा महसूस करते हैं कि हम जिन संस्थाओं के सदस्य हैं, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे वो विधानसभाएं हैं, चाहे संसद है, चाहे वो हमारी एनजीओज़ ही हों, तो हम जिन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं या जिन इंस्टीट्यूशंस को हम जानते हैं जो हमारे प्रति आंसरेबल है, नीतियाँ वो नहीं बना रही, नीतियाँ कहीं दूर बैठी वो संस्थाएं बना रही हैं जो हमारे प्रति जवाबदेह भी नहीं हैं। Those who are not accountable to us, they are preparing the policies and they are imposing their wishes, their policies to the national government, and ultimately national governments are bound to convert those wishes into the laws and the policies of the country, and it will ultimately erode the sovereignty of the nation. That's all. Then people will not abide with those laws, they will do protest कि those policies, those laws are not serving our interest, they're serving the interest of some other entities, the multinational corporation, the international organization emanated from the vested interest of USA, Western Bloc, so and so. तो आपने किसानी आंदोलन के दौरान किसानी जत्थेबंदियों के जत्थेदारों को, नेताओं को सुना होगा कि जो कानून है ये उन संस्थाओं के प्रभाव में है, दबाव में है, ये हम किसानों के अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो किसी भी मुल्क में ऐसे विरोधाभास आपको फिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिन संस्थाओं से लोग अफिलिएटेड हैं, जो संस्थाएं देश की नीतियां बनाती हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, असल में वो संस्थाओं से उनकी शक्तियां इरोड हो चुकी होती हैं, क्योंकि जो नियम लागू हो रहे होते हैं वो कहीं अलग मुल्कों से ऊपर से आ रहे होते हैं। फिर समाज में लोग उन नियमों से खुद को जोड़ के देख नहीं पाते, उन नीतियों का पर्पस समझ नहीं पाते कि हमारी ज़रूरतें कुछ और थी, नीति किसी और रूप में है, फिर विरोध होता है और ऐसे में टर्मोइल क्रिएट होता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी बनती हैं कि गृह युद्ध होते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होते हैं, बहुत से मुल्कों में मिलिट्री कू होते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। ग्लोबलाइजेशन इस दिशा में कतई नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन सही मायने में समाज को जोड़ने के लिए, समुदायों को सशक्त करने के लिए, वर्गों के एकीकरण के लिए और समस्त क्षेत्रों के विकास के लिए आना चाहिए। इसे ही हम ह्यूमेन ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन तो चाहिए, तो उसके आगे कुछ शब्दों को लगाने की ज़रूरत है।
शायद आज का चैप्टर इसी पे बात कर रहा है। ओके, तो उसके तहत अब ये पहली चीज़ जो यहाँ बताई जा रही है दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी क्या कहता है ये? देखो, एक अवधारणा ऐसी मानी गई, ये शब्द परेशान तो नहीं करते, अवधारणा एक प्रोपोजिशन ऐसी मानी गई, आप इसे ऐसा मान सकते हैं। मैं कई बार आपसे आग्रह करता हूँ कि कम से कम 2 भाषाओं का प्रयोग जीवन में किया करो। ओके, ये व्यक्ति के संदेश को ज़्यादा स्पष्ट करते हैं, और आप जितना स्पष्ट खुद समझेंगे उतना स्पष्ट आप वक्ता बनेंगे जीवन में। भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है स्पष्टता लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। और अगर चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो समझ का स्तर, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत डिफरेंट हो जाता है। और जब अंडरस्टैंडिंग का लेवल, समझ का स्तर आपका सेटल्ड है, तो तर्क में, डिस्कशन में, डिबेट में आप सहज होकर उतरते हैं, सहजता से आते हैं, आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, आप कन्फ्लिक्टिंग नहीं होते, विजन बहुत क्लियर होता है, विचार रखे जाते हैं। अगर किसी ने तर्क से खंडन किया तो बेहतर है, उसको स्वीकारते हैं, नहीं तो अपनी बात को सजगता से रखते हैं। ओके, इसलिए भाषा यहाँ पर ये भूमिका निभाती है। अब इसके तहत क्या हुआ कि ये माना गया, एक अवधारणा ऐसी ली गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मैक्रो लेवल पर पॉलिसी लाई गई कि मैक्रो लेवल पर देखिए, पैन कंट्री लेवल पर देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है हमें, जिसको सीधी भाषा में कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के वाया एम्प्लॉयमेंट में, है ना। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्केल अपनाया गया कि कंट्री वाइड अपन ने जीडीपी पर फोकस करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो करेंगे, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ से क्रिएटेड वेल्थ नेचुरली फिल्टर डाउन होकर नीचे जाएगी, ट्रिकल डाउन होकर नीचे जाएगी, सबको लाभ पहुंचाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। लेकिन नतीजे क्या निकले? ऐसा हुआ नहीं। उसका उदाहरण क्या है? 1993 से 2000 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रहा एवरेज, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 1% रहा। और 1983 से 1993 तक, 1983 से 1993 तक प्री रिफॉर्म्स पीरियड में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2% रहा, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट इससे बहुत कम रहा, 6% से बहुत कम रहा। तो एक वो दौर है जब जीडीपी ग्रोथ रेट कम है फिर भी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और एक ये पोस्ट लिबरलाइजेशन का दौर है, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का दौर है, जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम है। मतलब क्या इस बात का? जॉबलेस ग्रोथ, कि बढ़ता हुआ धन लोगों की जेब में नहीं गया बढ़े हुए रोजगार के रूप में, वो बढ़ता हुआ धन किन्हीं लोगों की ही जेब में गया घटते हुए रोजगार के कारण। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ, वेल्थ कंसंट्रेशन हुआ, इनइक्वालिटी बढ़ी, ये नतीजा निकल कर के आया, असमानता बढ़ी। और उसका सीधा कारण है, आप देख लीजिए, 93 से 2000 के बीच में हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 60% के अराउंड पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट देखा गया इन वर्षों के दौरान 0.02% जिस क्षेत्र में 60% लोग कार्यरत हैं, और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में उस क्षेत्र में 60% लोग जब कार्यरत हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितना दिखा रहा है? 0.02%। तो ज़ीरो, नो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। तो जिस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट ही देश की 60% है और उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है ही नहीं, ड्राई, तो फिर बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन तो ऑटोमेटिकली ही जनरेट होगा। इसका मतलब सीधे सीधे निगेट कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर को। तो यहाँ फिर ज़रूरत है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी बन रही हैं, जिसमें आप ग्रोथ रेट पर फोकस कर रहे हैं, जी सदके करें, कोई मना नहीं करता, ये ज़रूरी है, आप करते रहें। लेकिन ध्यान से आपको इस बात का ध्यान देना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी पर फोकस करना होगा। और वो कैसे?